स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में है। स्टूडेंट 2019 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग के पर्सपेक्टिव से ही। स्टूडेंट्स, इस स्कीम को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस स्कीम को एज ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो डिक्लेयर किया गया है कि इस स्कीम के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं उनका वायलेशन है वो देखा गया है। आप देखिएगा आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 के थ्रू आपको जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो वायलेशन है वो भी आपको इस स्कीम के थ्रू देखने के लिए मिलेगा कि किसके द्वारा जो फंडिंग की जाती है उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं है पॉलिटिकल पार्टी के परस्पेक्टिव से ही। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे जो एक्ट्स हैं उनके अंदर भी अमेंडमेंट किया गया था इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के परस्पेक्टिव से, जिसके अंदर में आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, हमारा जो इनकम टैक्स का एक्ट है, इसके अलावा आप देखिए कि 1956 का जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर भी जो अमेंडमेंट है वो किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो बेसिकली उन अमेंडमेंट्स को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो क्विड प्रो क्यो का जो सिचुएशन है उसके वायलेशन के रूप से देखा गया कि अगर यहाँ पे कंपनीज के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग किया जाएगा और उनका जो कंप्लीट जो नेम है वो भी पब्लिक डोमेन के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो आप देखिए कि हो सकता है कि कंपनीज को अपना फेवरेबल जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है उसके परस्पेक्टिव से ऐसा फंडिंग है वो किया गया हो। तो क्विड प्रो क्यो का सिचुएशन है कि आप अगर किसी पर्सन को गिफ्ट है वो देते हो तो रिटर्न के अंदर भी आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करोगे। तो उसी सिचुएशन को भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए समय में। अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का जो बेसिक है उसके बारे में डिस्कस करें स्टूडेंट, तो आप देखिए कि 2019 के समय स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग के पर्सपेक्टिव से। बट कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है जिनको यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू जो फंड है वो अवेलेबल था, उनको जो फंडिंग है वो किया जा सकता था। आप देखिए कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का, उसका सेक्शन 29 आपको देखने के लिए मिलता है। उसका सेक्शन 29A के अंडर में जो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के थ्रू में, उन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अगर लास्ट जो हमारा जनरल इलेक्शन कंडक्ट हुआ है जो लोकसभा के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलता है, आप देखिए कि लास्ट जनरल इलेक्शन या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन है उसके अंदर में मिनिमम 1% वोट है वो सिक्योर किया गया हो, ये पॉलिटिकल पार्टीज का एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया था। उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू में। हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई की जो सिलेक्टेड ब्रांचेज हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो बॉन्ड है वो इश्यू किए जाएंगे। आप देखिए कि जो 4 मंथ्स हैं हमारे कंप्लीट ईयर के, जो 4 मंथ हैं जिसके अंदर जनवरी है, अप्रैल है, जुलाई है, अक्टूबर है, इन 4 मंथ्स के अंदर में यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड है उनको इश्यू किया जाता था। उस समय में आप यहाँ से बॉन्ड है वो खरीद सकते हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो फंडिंग है वो किया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग एज ए इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा भी किया जा सकता है और एज ए कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से जो फंडिंग है उसको भी यहाँ पे अलाउ किया गया था कि सभी लोगों के द्वारा जो फंडिंग है वो की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, इसी अनोनिमिटी के पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया कि आर्टिकल जो हमारा 19 है, आर्टिकल 19 है उसका अगर हम बात करें क्लोज 1 के बारे में, और आप देखिए कि आर्टिकल 19(1) का जो क्लोज ए है उसके पर्सपेक्टिव से जो राइट टू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एक सिटीजन को, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल नहीं था, कंप्लीटली जो अनोनिमिटी है उसको ऑपरेट किया गया था इस स्कीम के थ्रू में, तो उसका यहाँ पे वायलेशन माना। क्विड प्रोको का जो सिचुएशन है उसके रूप से देखा गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करने के पर्सपेक्टिव से ये स्कीम है वो बेसिकली नहीं होना चाहिए, अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा जजमेंट के बाद में कहा गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करने के पर्सपेक्टिव से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है वो नहीं होना चाहिए प्रेजेंट्स के समय में, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर में है उसको मोर फंडिंग है वो यहाँ पे अवेलेबल होगा, और मोर फंडिंग है तो आप देखिए कि मोर उनके द्वारा बेसिकली जो इलेक्शन के अंदर जो एक्सपेंडिचर है, इलेक्शन के अंदर जो खर्चा है वो उनके द्वारा कैरी आउट किया जाएगा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आपके लिए यहाँ पे होमवर्क है, होमवर्क आपके लिए ये है कि कितना मनी है वो यहाँ पे, कितने के जो बॉन्ड है वो इश्यू किए जाते थे, क्या 1000 रुपये है, क्या 1 करोड़ रुपए है, मैक्सिमम मिनिमम लिमिटेशन कितना था और मैक्सिमम कितना था, इसके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो पीएम सर हैं कतर का विजिट के लिए गए, आप देखिए कि इंडियन नेवी के जो फॉर्मर ऑफिसर्स हैं उनको वहाँ से रिटर्न किया गया था इंडिया के पर्सपेक्टिव से
कतर के द्वारा, कतर के लोअर कोर्ट के द्वारा उनको जो डेथ पेनल्टी है वो दे दिया गया था। बट आप देखिए कि हमारा जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट के थ्रू में हायर जो कोर्ट्स हैं, हायर जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके द्वारा उनको रिलीज किया गया इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो पीएम सर यूनाइटेड अरब अमीरात का जो विजिट है उसके लिए गए थे। वहाँ पे जो वर्ल्ड गवर्नेंस समिट है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किया गया। वहाँ पे एक टेम्पल का जो इनोग्रेशन है उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किए थे पीएम सर यूनाइटेड अरब अमीरात के वहाँ पे। और आप देखिए कि उसके रिटर्न के दौरान में कतर के लिए विजिट किए हैं। कतर के जो रूलर हैं उनको इंडिया के लिए यहाँ पे इन्वाइट किया गया है। स्टूडेंट्स, कतर का जो इम्पोर्टेंस है इंडिया के पर्सपेक्टिव से उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि कतर के द्वारा समय समय पे जो इंटरलोक्यूटर का जो पोजीशन है उसका रोल प्ले किया जाता है, चाहे वेस्ट और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके रिगार्डिंग में हो, चाहे तालिबान को फिर से पावर के अंदर में रिटर्न हुआ है 2021 के समय में अफगानिस्तान के अंदर। तो आप देखिए कि वहाँ पे दोहा के अंदर ही उन नेगोशिएशंस को कैरी आउट किया गया था। कतर का जो दोहा है वहीं पे ही तालिबान के रिटर्न के पर्सपेक्टिव से यूएस एंड तालिबान का जो डील है। अभी प्रेजेंट समय में जो इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है तो उसके अंदर में जो वेस्टर्न पावर्स हैं, वेस्टर्न पावर्स वर्सेज जो हमास का जो डील है उसका यहाँ पे डिस्कशन है, उसको भी कतर के वहाँ पे ही कैरी आउट किया गया। कतर बेसिकली एक आपको एक पेनिनसुलर कंट्री है वो देखने के लिए मिलता है। अपना जो कुछ एरिया है अरेबियन जो कंट्री है सऊदी अरेबिया उसके साथ में शेयर करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम कतर का इंडिया के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि 8 लाख जो इंडियंस है वो वहाँ पे वर्क के लिए गए हुए हैं कतर के अंदर प्रेजेंट समय में। रेमिटेंस के द्वारा काफ़ी सारा जो पैसा है इंडिया के लिए सेंड किया जाता है उन पर्सनस के द्वारा। और इसके अलावा आप देखिए कि जो लिक्विड नेचुरल गैस है उसका जो 40% के आसपास जो गैस है इंडिया के द्वारा वहीं से ही इम्पोर्ट किया जाता है, कतर से ही। तो इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी है, उसके पर्सपेक्टिव से भी एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसी के डिस्कशन के बारे में है। आप देखिए कि कुछ दिन पहले भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इंडिया का जो जेनरिक ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको ये हार्म किया जाएगा इस फ्री ट्रेड जो टॉक्स चल रहे हैं प्रेजेंट समय में यूरोपियन कंट्रीज के साथ में। तो स्टूडेंट्स, यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन है उसके साथ में इंडिया का डिस्कशन है। अब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो यूरोपियन फ्री ट्रेड जो एसोसिएशन है उसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि 4 कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। जो सेंगेन एक वीजा फ्री एरिया है उसके भी ये पार्ट हैं और यूरोपियन यूनियन के अंदर में ये नहीं है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं हैं। तो 4 कंट्रीज कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, आपको एक देखने के लिए मिलेगा, नॉर्वे है, इसका पार्ट है। नॉर्वे के अलावा देखिए कि आइसलैंड है, नॉर्वे के लिए आइसलैंड है। आइसलैंड के अलावा आपको जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे लिechtenstein नाम का जो कंट्री है, लिechtenstein नाम का एक कंट्री आपको देखने के लिए मिलेगा। लिechtenstein नाम का जो कंट्री है वो बेसिकली आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर लैंडलॉक कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो बेसिकली ये 4 कंट्रीज हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, उनके साथ में इंडिया का एक डिस्कशन है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि यहाँ पे ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो साइन किया जाने वाला था। उसके नेगोशिएशंस के दौरान में बेसिकली डिस्कस किया गया है कि कोई भी पेटेंट इंडस्ट्री है, कोई भी ड्रग का इंडस्ट्री है उसको पेटेंट किया गया है वहाँ पे, तो बेसिकली 6 ईयर बाद में ही इंडिया के द्वारा उसका एक कॉपी कैट है, बेसिकली जो जेनरिक ड्रग है उसको यूज किया जा सकेगा इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उनके द्वारा। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको रिजेक्ट किया गया है, किसी डिमांड को, जो डाटा एक्सक्लूसिविटी का जो डिमांड है ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में, उसको यूज नहीं किया जाएगा। इंडिया के अंदर में आपको काफ़ी सारा 60,000 के आसपास ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं जेनरिक के रिगार्डिंग में वो आपको देखने के लिए मिलती हैं स्टूडेंट्स। आप देखिए कि नेक्स्ट महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से कुछ दिन पहले हमने शिवसेना जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके जो डिफरेंट फैक्शंस हैं उनके बारे में रीड किया था कि वहाँ पे जो स्पीकर हैं उनके द्वारा एंटी डिफेक्शन लोग को तो डिसाइड ना करते हुए एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको रियल शिवसेना का जो स्टेटस है वो दे दिया गया था और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अलग नेम है, अलग सिंबल के बारे में बात किया गया था। अभी आप देखिए कि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एनसीपी नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको यहाँ पे जो डिफरेंट सिंबल्स दिए गए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को तो पावर है स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग में। इलेक्शन कमीशन के द्वारा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को ये सिंबल्स दिए जाते हैं उसके बाद में स्पीकर के द्वारा भी उनको बेसिकली डील किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इलेक्शन सिंबल रूल है 1968 का उसके अंडर में इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को जो सिंबल हैं
जो कौन रियल पार्टी है उनका जो कोई भी वायलेशन है या डिस्प्यूट है उसको भी रिजोल्व इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। तो महाराष्ट्र के स्पीकर के द्वारा बेसिकली यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का जो पेटिशन है उनको रिजेक्ट किया गया और एक पार्टी को यहाँ पे जो स्टेटस है वो दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स छाऊ डांस के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि छाऊ डांस आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में देखने के लिए मिलता है। छाऊ डांस आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में देखने के लिए मिलता है और ये हमारा यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसका भी ये पार्ट है स्टूडेंट्स। यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो लिस्ट है उसके अंदर भी इसको शामिल किया गया है। अभी छाऊ डांस कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, बेसिकली यहाँ पे कौन सा छाऊ डांस है जिसके बारे में मेंशन किया गया है। आप देखिए कि छाऊ डांस हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, जिसके अंदर में बेसिकली गॉड एनिमल इन सभी को वहाँ पे इम्पर्सोनेट है वो उसका कैरी आउट किया जाता है एक डांसर के द्वारा। चैत्रा पर्व एक फेस्टिवल है जो कि अप्रैल के अंदर में सेलिब्रेट किया जाता है, उसके दौरान छाऊ डांस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तीन इसका डिफरेंट डिफरेंट स्कूल हैं। एक आप देखिए कि मयूरभंज का जो एरिया है, मयूरभंज का जो एरिया है उड़ीसा के अंदर में, वहाँ पे आपको डांस देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि सरायकेला का जो एरिया है, सरायकेला का जो एरिया है वहाँ पे इस डांस को किया जाता है। वेस्ट बंगाल के अंदर अगर हम बात करें तो पुरुलिया का जो एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा, पुरुलिया का जो एरिया आपको देखने, वैसे पुरुलिया आपको इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि 1996 के समय में, 92 के समय में आसमान से काफ़ी सारे, स्काई से काफ़ी सारे पैरासूट के थ्रू में जो वेपन्स हैं इस पुरुलिया के एरिया के अंदर में देखने के लिए मिले थे। तो आप देखिए उस समय में इंडियन एजेंसीज के द्वारा इस पुरुलिया के अंदर में प्रेडिक्ट किया गया था कि कोई बाहर का जो फॉरेन कंट्री है उसका इन्फ्लुएंस है इंडिया के अंदर में, जो आर्म्ड रिवॉल्यूशन है या इस तरीके के जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको इस तरीके से वेपन्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो पुरुलिया के अंदर में जो पुरुलिया का जो छाऊ डांस है, पुरुलिया का छाऊ डांस आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली स्टूडेंट्स इस छाऊ डांस के अंदर में जो मास्क है वो अप्लाई किया जाता है। मयूरभंज सरायकेला का जो छाऊ डांस है उसके अंदर मास्क आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। पुरुलिया के अंदर जो मास्क है उसको यूज किया जाता है। ये डांस कंप्लीटली आप देखिए कि म्यूट सिचुएशन के अंदर होता है, किसी के द्वारा भी जो सॉन्ग है वो नहीं गाया जाता है, ओनली इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूजिक है उसको यहाँ पे यूज किया जाता है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं ये हमारे एग्जाम के लिए पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आप देखिए कि अगर कोई टॉपिक एक्स्ट्रा न्यूज के अंदर है तो टू मच डिटेल का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिया जाएगा कि आज यहाँ पे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको यूज किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो उसके बारे में आप आर्ट एंड कल्चर का जो बुक है उससे आप रीड करना। तीन अलग अलग टाइप है, मयूरभंज है, सरायकेला है, पुरुलिया है। पुरुलिया के अंदर में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, मास्क देखने के लिए मिलता है इस डांस के रूप से। और आप देखिए कि पुरुलिया कहाँ है, वेस्ट बंगाल के अंदर में सिचुएटेड है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द छाऊ डांस के बारे में। यूनेस्को हमारा इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज है उसका पार्ट है। तो रिसेंटली कौन सा जो हमारा एक नया थिंग है जो ऐड हुआ है यहाँ पे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर में, क्या दुर्गा पूजा को ऐड किया गया है या किसी और चीज़ को, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टूडेंट्स। हमारा जो अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है उसके बारे में है इनसैट 3DS, जो हमारे यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, अर्थ का जो सरफेस है ओशियनिक ऑब्जर्वेशन है उसके द्वारा कैरी आउट किया जाएगा। तो इनसैट 3DS है जो GSLV F14 के थ्रू बेसिकली लॉन्च किया जाएगा कल श्रीहरिकोटा से। सतीश धवन स्पेस स्टेशन से इसको बेसिकली ऑब्जर्वेशन है उसको कैरी आउट किया जाएगा। श्रीहरिकोटा स्टूडेंट्स कहाँ पे सिचुएटेड है, आप देखिए कि श्रीहरिकोटा आपको देखने के लिए मिलेगा हमारा जो आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे। और बेसिकली एक आइलैंड है ये, इसके द्वारा यहाँ पे जो हमारा पुलिकेट लेक है उसको सेपरेट किया जाता है। पुलिकेट लेक को बे ऑफ बंगाल से जो सेपरेट किया जाता है श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में है। आप देखिए कि कल भी हमने इसके बारे में रीड किया था कि केरल के अंदर जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला है। केरल का स्पेशली जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है उस एरिया के अंदर में जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज हुआ। यहाँ पे जो केरल के अंदर प्रोटेस्ट की वजह से केरल गवर्नमेंट के द्वारा चीफ कंजर्वेशन ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एक डिस्ट्रिक्ट के पर्सपेक्टिव से, कि जिनके द्वारा ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके रिगार्डिंग में स्पेशल ऑफिसर के द्वारा उसको मिटिगेट किया जाए, उसको डील किया जाए। यहाँ पे आप देखिए कि जो वाइल्ड टस्कर है जो कंटिन्यूस यहाँ पे उसका जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है, क्योंकि उसके द्वारा काफ़ी सारे ह्यूमन्स है उनको इम्पैक्ट किया गया है। तो ये केरल के पर्सपेक्टिव से है ह्यूमन और जो वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है उनके बारे में। आप देखिए कि केरल का जो स्टेट असेंबली है उनके द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू में सेंटर को भी रिक्वेस्ट किया गया था
ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस करने के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारे जो स्टेप्स हैं उनके द्वारा लिए जाएं। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, सपोज कीजिए कि इस एरिया के अंदर में जो एनिमल्स हैं, जो हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वो रहा करते हैं, और इस एरिया के अंदर में आपको बेसिकली जो ह्यूमंस का जो सेटलमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कन्फ्लिक्ट किस समय देखने के लिए मिलेगा। क्या तो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ का एरिया है वो इंक्रीज हो जाए, यहाँ से जो लोग हैं बाहर आने लगे, वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स हैं, या ह्यूमंस के द्वारा इनके एरिया के अंदर में एनक्रोचमेंट किया जाए, तो उस समय में आपको जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। बेसिकली इनका जो टेरिटरी है उसके अंदर में जब भी ह्यूमंस के द्वारा अपना एनक्रोचमेंट को कैरी आउट किया जाता है तो उस समय में इस तरीके के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो इंक्रीज होते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में डिस्कस किया गया है, क्विड प्रो को सिचुएशन है, कंपनीज एक्ट के अंदर में जो अमेंडमेंट किया गया है जिसके अंदर जो 7.5% जो फंडिंग है कॉर्पोरेट प्रॉफिट है उसका भी जो कैपिंग है वो रिड्यूस कर दिया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो बेसिकली वो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं जिनके अंदर में अमेंडमेंट किया गया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि पॉलिटिकल फंडिंग के थ्रू में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है जो आर्टिकल 19 के अंदर में मेंशन है उसके बारे में यहाँ पे जो जानकारी है वो नहीं मिलती है, तो उसी के रिगार्डिंग में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो डिक्लेयर किया गया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर में है, आप देखिए कि 2019 के समय जो राम जन्मभूमि वर्डिक्ट है वो डिलीवर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट किया गया था जिस साइट के अंदर में जो 1992 के अंदर बाबरी मॉस्क्यू है उसको डिस्ट्रॉय किया गया था, तो उसको बेसिकली वहाँ पे राम जन्म जो टेम्पल है उसके कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में एलोकेट किया गया। और आप देखिए कि एक अलग से जो लैंड है उसको मॉस्क के कंस्ट्रक्शन के परस्पेक्टिव से अलोकेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। स्टूडेंट्स वहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके बारे में भी कहा गया है कि आने वाले समय में अलग अलग एरियाज़ के अंदर में जो चैलेंज है वो ना किया जाए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिससे कि हमारी कंट्री का जो एक सेक्युलर जो कैरेक्टर है, डिफरेंट डिफरेंट जो रिलीजन के जो लोग रहा करते हैं वो यहाँ पे चैलेंज ना हो। बट आप देखिए कि उसके बाद में जो लोअर कोर्ट्स हैं, अलग अलग एरियाज के अंदर में जो लोअर कोर्ट्स हैं उसके अंदर जो पेटिशन है वो फाइल किया गया, तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कहा गया है कि जो जुडिशियल अनसेटलिंग जो जुडिशियल साइलेंस है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पर्सपेक्टिव से उसको बताया गया कि काफ़ी सारे एरियाज के अंदर में चैलेंज किया गया है, चाहे कुतुब मीनार का एरिया हो, अजमेर के अंदर 2.5 दिन का जो झोपड़ा का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे जो मॉस्क का कंस्ट्रक्शन हुआ। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि हिस्ट्री के अंदर में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि बाहर से जो यहाँ पे इन्वेडर्स आए उनके द्वारा रिलीजियस प्लेस को चैलेंज करते हुए चेंज किया गया। बट प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के थ्रू में ये प्रोविजन क्यों लाया गया था? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के थ्रू ये प्रोविजन इस वजह से लाया गया था कि 15 अगस्त 1947 के थ्रू में अगर यहाँ पे चेंज किया जाता है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे कोई भी रिलीजियस प्लेस है उसको आप चैलेंज करोगे, यहाँ पे एक्सकावेशन का प्रोसेस को कैरी आउट किया जाएगा, तो आप देखिए कि वहाँ पे कोई ना कोई ऑलरेडी आपको जो रिलीजन हमारे कंट्री के अंदर जो डोमिनेटेड रिलीजन है, जो मेजर रिलीजन है, उसी का ही आपको इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बाहर से जो इन्वेडर्स आए थे उनका संख्या इतना नहीं है। उसका अगर हम बात करें जो दूसरी कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं तो हमारी जो ओरिजिनल पर्सनस है उन्होंने मैक्सिमम लार्ज स्केल के ऊपर अपना जो रिलीजन है वो कन्वर्ट किया था, इस वजह से उनका नंबर्स आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम रिलीजियस जो वर्शिप के जो प्लेसेस के बारे में बात करें तो ऑलरेडी आपको जो मेजर रिलीजन है उसी के देखने के लिए मिलते हैं। तो आप देखिए कि इस तरीके से अगर यहाँ पे जगह जगह पे पेटिशन फाइल करेंगे तो हमारे कंट्री के अंदर में एक पंडोरा बॉक्स है, ये चैलेंजिंग का जो पंडोरा बॉक्स है वो ओपन होगा। तो सेक्युलर कैरेक्टर को रखने के पर्सपेक्टिव से जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में लाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि लीगल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से है, एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है लॉ के रिगार्डिंग में, उनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं कि लीगल जो एजुकेशन है, लॉयर्स का जो एजुकेशन है उसको यहाँ पे कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में हमारे यहाँ पे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जिसको कि 1961 के समय में इस्टेब्लिश किया गया था, उनके द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे जो लीगल एजुकेशन है उसको रेगुलेट किया जाता है। ये आपको ज़रूर से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि लीगल एजुकेशन को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में ये स्टेटमेंट पूछ लिया गया था। अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट्री कमेटी इस्टेब्लिशमेंट में आया है उनके द्वारा सजेस्ट किया गया है लीगल एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 90s के एरा के अंदर में जो NLU है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उनका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। काफ़ी सारी जो NLU हैं अलग अलग पार्ट के अंदर में आपको देखने के लिए मिलती हैं। बट अगर हम बात करें जो क्वेस का जो बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग है उसको कैरी आउट किया जाता है,
तो आप देखिए कि 250 जो लॉ यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर में इंडिया का ओनली 2 यूनिवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलती हैं। एक तो जिंदल स्कूल है, जिंदल स्कूल बेसिकली सोनीपत के अंदर में सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, तो जिंदल का जो लॉ स्कूल है। इसके अलावा आप देखिए कि एक हमारा जो एनएलयू है वो भी इसका पार्ट है यहाँ पे, यूएस जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है लीगल फ्रेमवर्क के परस्पेक्टिव से। तो कैसे हमारे यहाँ पे लीगल एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके जिससे कि यहाँ पे जो बेटर रिजल्ट्स हैं वो देखने के लिए मिले। तो आप देखिए कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उनके द्वारा सजेस्ट किया गया कि नेशनल काउंसिल फॉर लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च है, नेशनल काउंसिल फॉर लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च ऐसा एक बॉडी है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो वही सब बातें हैं, एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करना है उसके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे बताए गए हैं, तो आप इसके बारे में रीड करना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज अबाउट द एआई के बारे में है। आप देखिए कि अभी रिसेंटली एक मूवी के अंदर जो सॉन्ग है, हमारे फॉर्मर जो सिंगर्स हैं जो 90s के एरा के समय एक का डेथ हुआ था, तो उनका जो वॉइस है उसको यूज किया गया है एआई के थ्रू में। तो यहाँ पे एथिकल जो चैलेंज है उसके पर्सपेक्टिव से बात किया गया है। अगर आप देखिए कि इसको एज ए पॉजिटिव वे में यूज किया जाता है किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो उसका बेनिफिट सही है, बट उसका टू मच जब यूज देखने के लिए मिलेगा तो इसके जो रिपरकशंस है वो सोसाइटी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कुछ दिन पहले हमने डीप फेक के बारे में भी यहाँ पे रीड किया था। डीप फेक के अंदर में एक एक्ट्रेस है, उनका अलग से जो बेसिकली उनका जो फेस है बॉडी को यूज करते हुए एक अलग से जो आइडेंटिटी है वो क्रिएट कर दिया गया था। तो डीप फेक के जो कंसर्न्स हैं उनके भी रेज किए गए थे कि आने वाले समय में पॉलिटिकल जो पर्सन्स हैं उनका जो वॉइस है उसको यूज किया जा सकता है किसी को भी फ़ोन करने की पर्सपेक्टिव से, किसी को भी चैलेंज करने की पर्सपेक्टिव से। और हो सकता है कि वायरल कर दिया जाए, वो ऐसा कोई वीडियो क्लिप है, ऐसा कोई ऑडियो क्लिप है, उसको वायरल कर दिया जाए, उसका इमेज है वो वहाँ पे डिमोलिशन हो, इमेज का यहाँ पे डिमिनिश कर दिया जाए कुछ समय के लिए। बेसिकली पॉलिटिकल स्टंट के पर्सपेक्टिव से भी जो डीप फेक है उसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट लद्दाख के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि लद्दाख को बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर से सेपरेट कर दिया गया था। लद्दाख का वहाँ पे डिमांड ये है कि हमको स्टेट हुड है वो दे दिया जाए। और इसके अलावा जो शेड्यूल 6 है, शेड्यूल 6 के अंदर में कौन कौन से कंट्री हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से स्टेट है प्रेजेंट समय में। आप देखिए कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है वो आपको देखने के लिए, सॉरी 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 आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो शेड्यूल 6 के अंदर में है लद्दाख का भी डिमांड है कि उनको स्टेटहुड दे दिया जाए और यहाँ पे जो स्पेशल प्रोविजन वाले जो स्टेट्स हैं शेड्यूल 6 के अंदर में वहाँ पे उनको शामिल किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कसोवो के बारे में है। आप देखिए कि सर्बिया से ये सेपरेट हुआ था 2008 के समय में। कसोवो को रिसेंटली यहाँ पे जो शेंगेन का जो एक बेसिकली एक वीज़ा फ्री एरिया है उसके अंदर में शामिल किया गया है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स आपको जून का जो मंथ है वो याद होना चाहिए। आप देखिए कि एक टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविच, उनके द्वारा बेसिकली इस प्लेस के बारे में लिखा गया था कि सर्बिया के हार्ट के अंदर में है। बेसिकली वो प्लेस है जहाँ से नोवाक जोकोविच हैं वो बिलोंग किया करते हैं। और उसका काफ़ी सारा जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला था। फ्रेंच ओपन के दौरान उनके द्वारा बेसिकली कैमरा के ऊपर में इस तरीके से लिखा गया था कि कसोव इन द हार्ट ऑफ द सर्बिया। तो सर्बिया से ही सेपरेट हुआ है कसोव नाम का जो कंट्री है, जिसको कि प्रेजेंट समय में रसिया और चाइना यूएन के द्वारा भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट सेंगेन के बारे में, तो आप देखिए कि जो सेंगेन जो वीज़ा फ्री एरिया है, सेंगेन बेसिकली है क्या, एक लुक्जमबर्ग का जो कंट्री है वहाँ पे एक विलेज सिचुएटेड है, एक विलेज गांव का नाम है सेंगेन। और ये आप देखिए कि फ्रांस और जर्मनी है उसके साथ में भी अपना एरिया है वो शेयर करता है। 1985 के समय में एक एग्रीमेंट है वो साइन किया गया लुक्जमबर्ग का इस गांव के अंदर में, जिसको कि सेंगेन के रूप से जानते हैं। एक वीज़ा फ्री मूवमेंट है वो किया जाए यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं, यूरोप के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में। तो आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर में जिन कंट्रीज के द्वारा ज्वाइन किया गया था, तो यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज है जिसके अंदर में यहाँ पे टोटल जो 5 कंट्रीज हैं आउट ऑफ टोटल जो 6 फाउंडिंग कंट्रीज हैं उनके द्वारा बेसिकली शेंगेन वीज़ा फ्री जो एग्रीमेंट है उसको उस समय में ज्वाइन किया गया। कौन सा कंट्री है फाउंडिंग कंट्री जिसके द्वारा ज्वाइन नहीं किया गया, इटली के द्वारा नहीं ज्वाइन किया गया था इसको वीज़ा फ्री मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि अभी प्रेजेंट समय में कसोवो को इसके अंदर में शामिल किया गया है। इसके अलावा क्रोएशिया है वो ईयू का मेंबर है, उसको भी आने वाले समय में शामिल किया जाएगा। रोमानिया और बुल्गारिया का जो रीजन है उसको भी पार्सली जो एक्सेस है वो दिया गया है इसी के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स यूएन के द्वारा कसोवा जो बेसिकली कंट्री है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, रसिया एंड चाइना के द्वारा भी नहीं किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो 23 कंट्रीज हैं, तो आउट ऑफ 27 कंट्रीज के अंदर में जिनके द्वारा बेसिकली शेंजेन जो
वीज़ा फ्री जो मूवमेंट का एरिया है, जिसके अंदर आउट ऑफ 90 डेज आप विदाउट वीज़ा के परस्पेक्टिव से यहाँ पे मूवमेंट है उसको कैरी आउट कर सकते हो। तो आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन का बेसिकली जो 4 कंट्रीज है जिनके द्वारा नहीं ज्वाइन किया गया है, जिसमें साइप्रस है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, क्योंकि रोमानिया और बुल्गारिया के बारे में हमने रीड किया कि उनको जो पार्शियल जो स्टेटस है वो दिया गया है। और इसके अलावा आप देखिए कि आयरलैंड है। तो कौन से 4 कंट्रीज हैं ईयू के जिनके द्वारा ज्वाइन नहीं किया गया स्टूडेंट? साइप्रस है, साइप्रस है, साइप्रस के अलावा रोमानिया है, बुल्गारिया है, इसके अलावा देखिए कि आयरलैंड है, इसके अलावा आयरलैंड है। तो ये आपको पता होने चाहिए, इनके बारे में लोकेशन के बारे में जरूर से देखना। कौन से ऐसे 4 कंट्रीज है जिनके द्वारा यहाँ पे इसको नॉन ईयू कंट्री है, यूरोपियन यूनियन के पार्ट नहीं है, बट इनके द्वारा ज्वाइन किया गया है। आप देखिए कि जिनके पर्सपेक्टिव से अभी हमने रीड किया, जिनके साथ में इंडिया के द्वारा ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, और इसके अलावा आपको लिक्टनस्टाइन नाम का जो कंट्री है, लिक्टनस्टाइन नाम का जो कंट्री है उसके द्वारा। तो 4 नॉन ईयू कंट्री हैं जिनके द्वारा ज्वाइन किया गया है, 4 ईयू के कंट्री हैं जिनके द्वारा इस शेंगेन जो वीजा फ्री एरिया है उसको नहीं ज्वाइन किया गया। नेक्स्ट फार्मर्स के प्रोटेस्ट के बारे में है। आप देखिए कि फार्मर्स के द्वारा जो प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया, उनका जो टॉक्स हैं वो भी चल रहे हैं। एमएसपी को यहाँ पे लीगलाइज करने की पर्सपेक्टिव से उसके रिगार्डिंग में जो कानून है वो बनाया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, उनके द्वारा प्रेजेंट समय में जो एमएसपी है वो दी जाती है स्टूडेंट, बट आप देखिए कि उसका लीगल जो फ्रेमवर्क है वो नहीं है। कुछ ही एरियाज के अंदर में एमएसपी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। तो उसी का जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे प्रोटेस्ट को कैरी आउट किया गया। हमारी जो मार्शल आर्ट्स हैं, हमारी जो एंशियंट मार्शल आर्ट्स हैं, उनको बेसिकली यहाँ पे यूज किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा अलग अलग एरियाज के अंदर में। स्पेशली जो पोस्ट गलवान का जो क्लैश है उसके बाद में इंडियन आर्मी के द्वारा इसमें जो ट्रेनिंग है वो कैरी आउट किया गया। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में हमारा जो पंजाब रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट बेसिकली यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट है जिसको कि हम किबूतू के रूप से जानते हैं। आप देखिए कि किबूतू के अंदर पोस्टेड है, वहाँ का डिफरेंट टेरिटरी है, डिफरेंट जोग्राफिकल टेरेन है वो डिफरेंट है, इस वजह से वहाँ पे मार्शल आर्ट का जो प्रैक्टिस है उनके द्वारा कैरी आउट किया गया है। कौन कौन से मार्शल आर्ट्स हैं? कुछ दिन पहले हमने संडे का ही न्यूज़पेपर था, फोर्थ फरवरी का, उस दिन हमने रीड किया था स्टूडेंट्स इसके बारे में कि हरियाणा के अंदर में कलारी पय्यट्टू है जो कि बेसिकली सदर्न इंडिया के अंदर में प्रैक्टिस किया जाता था। कलारी पय्यट्टू है, सिलम्बान है, सरित सरक है, ठेंगता है, गटका है, ऐसी काफ़ी सारी मार्शल आर्ट्स हैं जिनका बेसिकली वहाँ पे प्रैक्टिस है वो हरियाणा के अंदर में देखने के लिए मिला, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा हमारे जो यूथ गेम्स कंडक्ट होते हैं उसके अंदर में उसको शामिल कर दिया गया था हमारे बेसिकली इन मार्शल आर्ट्स को। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देखिए कि गटका नाम का जो मार्शल आर्ट है, गटका, गटका कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? गटका आपको देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स पंजाब के अंदर में। हमारे जो गुरु गोविंद हैं, 10 सिख गुरु हैं, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया था गटका को। और यहाँ पे आप देखिए कि एक आपको पंजाब के अंदर में काफ़ी सारे जो फेयर्स हैं वो कंडक्ट होते हैं जिसको एक मोहल्ला के रूप से भी जाना जाता है। आप देखिए उसके अंदर भी गटका का जो प्रैक्टिस है प्रेजेंट समय में देखने के लिए मिलता है। गटका के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करें जो खुरकी डांस है, खुरकी डांस किनके द्वारा किया जाता है? गोरखाज के द्वारा। आप देखिए कि इंडियन आर्मी का एक ऑपरेशन भी है खुरकी ऑपरेशन, जो कि सेरिया लियोन के एरिया के अंदर में कंडक्ट किया गया था, जिसमें गोरखा रेजिमेंट के जो सोल्जर्स हैं वो पीस कीपिंग फोर्सेज के रूप में वहाँ पे गए हुए थे। तो वहाँ पे एक ऑपरेशन देखने के लिए मिला था, ऑपरेशन खुरकी है। खुरकी बेसिकली एक वेपन हुआ करता है, खुरकी एक वेपन हुआ करता है जो यूज किया जाता है गोरखाज के द्वारा। तो गोरखा रेजिमेंट के द्वारा इसको प्रैक्टिस किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि कल्लारी पय्यट्टू है, जो कल्लारी पय्यट्टू है जो आपको सदर्न इंडिया का मार्शल आर्ट है, जो कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? मद्रास रेजिमेंट के द्वारा। इवन अगर हम बात करें हमारा जो संगम एज है, संगम एज है उसके अंदर भी कल्लारी पय्यट्टू के बारे में मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि पल्सेज का जो कॉन्फ्रेंस है, ग्लोबल जो पल्सेज का कॉन्फ्रेंस है वो इंडिया के अंदर में ऑर्गेनाइज हुआ। उस पल्सेज की कॉन्फ्रेंस के अंदर में बेसिकली पल्सेज के प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है। नाफेड नाम का जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। ये पल्सेज का जो कॉन्फ्रेंस है कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है स्टूडेंट्स? न्यू दिल्ली के अंदर में। तो पल्सेज के बारे में आप जरूर से रीड करना। आप देखिए कि इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के अंदर इंडिया में हाईएस्ट जो प्रोडक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया का जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि प्रोटीन का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन को रिसीव करने के पर्सपेक्टिव से। किडनी डिजीज के रिगार्डिंग में एक न्यू ड्रग है उसको अलाउ किया गया है। CDSCO हमारा जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा जो ड्रग्स है उनको अलाउ किया जाता है उनके यूज के पर्सपेक्टिव से।
एनएचआरसी के द्वारा एक मीडिया रिपोर्ट है जिसके अंदर में बेसिकली बताया गया है कि कुछ आइडेंटिकल जो नेम्स हैं उन ड्रग्स के, यहाँ पे हमने एडिटोरियल को भी रीड किया था इसी के रिगार्डिंग में। तो एनएचआरसी के द्वारा जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनको सुमोटो कोग्निजेंस के रूप से मानते हुए उसके रिगार्डिंग में जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है। आप देखिए कि 1993 के समय जो एनएचआरसी है वो एग्जिस्टेंस में आया था ह्यूमन राइट कमीशन के पर्सपेक्टिव से। 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट क्या किया गया कि पहले जो हमारे फॉर्मर सीजीआई हैं वही इसके चेयरमैन हुआ करते थे, बाद में अब और जो पर्सन है जो चीफ जस्टिस के अलावा भी आप देखिए कि जो जज रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उनको भी अलाउ किया गया है यहाँ पे एनएचआरसी के चेयरमैन के पर्सपेक्टिव से। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन। ये मणिपुर के पर्सपेक्टिव से एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है एसपी ऑफिस पे काफ़ी सारी जो मोव है जनता है वहाँ पे पहुँची है। एनएचआरसी के बारे में आप जरूर से रीड करना, कितने मेंबर्स हुआ करते हैं इसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर में माइक्रो फाइनेंस के एक फाउंडर हैं जिनके द्वारा माइक्रो फाइनेंस या ग्रामीण बैंक है उसको पॉपुलराइज किया गया था, मोहम्मद यूनुस सर। मोहम्मद यूनुस सर को वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली डिटेन्ड भी किया गया था काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर में। अभी उन्होंने कहा है कि उनका जो फर्म है उसको फोर्सफुली गवर्नमेंट के द्वारा ले लिया गया है। जो माइक्रो फाइनेंस के एक फाउंडर है, माइक्रो फाइनेंस इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया था। आप देखिए इनको नोबेल प्राइज है वो भी मिला है। कुवैत के पर्सपेक्टिव से है वहाँ पे पार्लियामेंट के डिस्ट्रप्शन के बारे में। तो आप देखिए कि हमने यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला के बारे में देखा, यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात है, यहाँ पे आपको कुवैत देखने के लिए मिलेगा, सॉरी यहाँ पे कतर देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे देखिए कि कुवैत है वो सिचुएटेड है। तो कुवैत का जो लोकेशन है उसके बारे में आपको एटलस के अंदर प्रैक्टिस करना। पाकिस्तान के अंदर में जो इमरान खान का पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा एक पर्सन को एज ए पीएम कैंडिडेट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। ग्रीस के अंदर में बेसिकली जो सेम सेक्स मैरिज है उनके अलाउ कर लीगलाइज करने के पर्सपेक्टिव से बात किया गया है। आप देखिए कि इंडिया के अंदर भी जो नवतेज सिंह जौहर केस है वो आप सबको देखने के लिए मिलता है। नवतेज सिंह जौहर केस है, नाज फाउंडेशन का इनिशियल केस है दिल्ली का, फिर उसके बाद में उसको डिफरेंट डिफरेंट वे में चैलेंज किया गया और लेटर फॉर्म के अंदर नवतेज सिंह जौहर केस है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया है एलजीबीटी के पर्सपेक्टिव से। लास्ट ईयर स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू में इसको चैलेंज किया गया था कि उनका मैरिज है उसको लीगलाइज कर दिया जाए, पर मैरिज को रिकॉग्नाइज है वो नहीं किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट अगर क्योंकि काफ़ी सारे आप देखिए कि एक स्पाउस को जो बेसिकली डेजिग्नेट किया जा सकता है इंश्योरेंस एजेंसीज के अंदर में, इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जो बेनिफिट्स यहाँ पे टू कपल्स हैं उनको अवेलेबल होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग में बेसिकली चैलेंज किया गया था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर में जो सेम सेक्स का मैरिज है उसको अलाउ किया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया था कि सेम सेक्स मैरिज है उसको अलाउ नहीं किया जा सकता है। एलजीबीटी के थ्रू सेम सेक्स जो कपल्स हैं उनको अलाउ किया गया है, बट उनका मैरिज अलाउ नहीं है स्टूडेंट्स स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू में। यहाँ पे इजराइल के पर्सपेक्टिव से है, लेबनान के अंदर में जो सिविलियंस है उनका डेथ हुआ है स्टूडेंट्स। लेबनान के अंदर भी जो अटैक है वो देखने के लिए मिला। लेबनान कहाँ पे सिचुएटेड है, सपोज कीजिए इजराइल है, इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट में आपको लेबनान देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से कौन सा रिवर फ्लो करता है, लटीनी रिवर आपको देखने के लिए मिलता है जो लेबनान के नॉर्दर्न पार्ट से फ्लो करता है। यहाँ पे जॉर्डन आप जो सिचुएटेड है स्टूडेंट्स ईस्टर्न पार्ट के अंदर में। आप देखिए कि यहाँ पे आपको जो सनाई पेनिनसुला है वो देखने के लिए मिलता है इजिप्ट का। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द लेबनान के पर्सपेक्टिव से है। सदर्न पार्ट जो गाजा का है, यहाँ पे गाजा का जो सदर्न पार्ट है जिसको कि हम रफा बॉर्डर के रूप से जानते हैं, आप देखिए कि वहाँ पे कंटिन्यूस जो अटैक है वो कैरी आउट किया गया है। टोटल 99 जर्नलिस्ट है उनका डेथ हुआ है इजराइल और हमास के इस कन्फ्लिक्ट के अंदर में। प्रेजेंट समय में ये रिपोर्ट है वो बताई गई है जर्नलिस्ट के द्वारा। स्टूडेंट्स जो कोई भी वॉरफेयर को यहाँ पे कवर करने के लिए जाते हैं, आप देखिए इंडिया से भी काफ़ी सारे लोग गए थे तो जाया करते हैं, तो उस समय में आप देखिए कि बेसिकली जो बुलेट है वो किसी को भी यहाँ पे टारगेट करके नहीं चलाई जाती है कि जर्नलिस्ट है या कोई अदर पर्सन है, बट कवरिंग के दौरान में इस तरीके से जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिलता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए स्टूडेंट। थैंक यू वेरी